वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिंध तरक्याती प्लान पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। वफाकी हुकूमत का सिंध के लिए 444 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम। कम तरक्की वाले 14 अजला में समाजी और इक़्तिसादी खुशहाली हदफ है। तरक्याती मनसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की हैदराबाद सक्खर मोटरवे और बदीन, घोटकी, थर्ड, मीरपुर खास, टंडू मोहम्मद खान, हैदराबाद और सानगढ़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान से साबिक सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सज्जाद बरकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म को समुंदर पार पाकिस्तानियों को हक राय दही देने पर खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान जल्द ही मुआशी मुश्किलात से निकल आएगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का असर पाकिस्तान पर होगा। अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी आई है। जाली ऑडियो और वीडियो बनाना नून लीग का वतीरा बन चुका है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ का मकसद अदलिया को दबाव में लाना है। अदलिया को इनके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एबटाबाद का दौरा। अमन और जंग दोनों सूरतों में आर्मी मेडिकल कोर का किरदार अहम है। कुदरती आफात के दौरान भी शानदार खिदमत। कोरोना में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने फ्रंट लाइन पर काम किया। बेलौस मोहब्बत और खिदमत की अजीम मिसालें कायम की। जनरल कमर जावेद बाजवा। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को कर्नल कमांडेंट आर्मी मेडिकल कोर के बैजेस लगाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बैनुल सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए अहसन इक़दाम। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर पंजाब हुकूमत बलोचिस्तान के इलाके रखनी में अस्पताल तामीर करेगी। रखनी में अस्पताल की तामीर के लिए आज मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। अमरीका और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान आज से दोहा में मुज़ाकरात शुरू होंगे। नुमाइंदा खुसूसी टॉम वेस्ट और अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी वफूद की क़यादत करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और बहरानी कैफियत से निकलने में ताउन पर गौर होगा। मुंजमद असासों की बहाली का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। PIA सऊदी अरब के लिए हफ्ते में 44 परवाजें चलाएगा। PIA की मजीद परवाजें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद और सियालकोट से सऊदी अरब के लिए शहरों जद्दा, मदीना, दमाम और रियाज के लिए चलाई जाएंगी। अब्दुल्ला हफीज खान, तर्जुमान PIA। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 0.92% रह गई। 411 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। 935 अफराद की हालत तशवीशनाक। कोरोना की नई किस्म सामने आने से आलमी मंडियां शदीद दबाव का शिकार। अमरीकी खाम तेल की कीमत 10% गिर गई। यूरोपीय स्टॉक मार्केट भी 3% गिरावट का शिकार। ब्लैक फ्राइडे होने के बावजूद अमरीकी मार्केट्स खरीदारों से खाली रहीं। नई किस्म इंतहाई खतरनाक और तेजी से फैल सकती है, माहिरीन। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाकयात। पुंछ में एक और नौजवान शहीद। जाली मुकाबलों के खिलाफ दूसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल। दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। श्रीनगर और वादी के दीगर अजला में भारतीय फौज की इजाफी नफरी की तैनाती। बाबाए सहाफत मौलाना जफर अली खान की आज 65वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मौलाना जफर अली खान मुसन्निफ, शायर और तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के अजीम रहनुमा थे। उन्होंने मुसलमानों में सियासी शऊर उजागर करने और जज्बा आज़ादी बेदार करने में कलीदी किरदार अदा किया।
चिट्टग्राम टेस्ट का दूसरा दिन पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 330 रन बनाकर आउट। रतन दास 114 और मुशफिकुर रहीम 91 रन बनाकर आउट। हसन अली की 5, फहीम अशरफ और शाहीन शाह आफरीदी की 2-2 विकेटें। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। भारत के शहर भुवनेश्वर में आलमी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कौमी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की इवेंट में पहली कामयाबी। मिस्र को 3-1 से हरा दिया। पाकिस्तान की तरफ से तीनों गोल रिजवान अली ने किए। पाकिस्तान अपना आखिरी पूल मैच कल अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगा। और पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने कोलंबियन बॉक्सर रॉबर्ट बरेरा को शिकस्त देकर WBC का सिल्वर टाइटल जीत लिया। दुबई में मोहम्मद वसीम और कोलंबियन बॉक्सर का मुकाबला WBA फ्लाईवेट टाइटल के फाइनल एलिमिनेटर में हुआ। मोहम्मद वसीम ने कोलंबियन बॉक्सर को शिकस्त देकर सब हिलाली परचम बुलंद कर दिया। शानदार कामयाबी के बाद मोहम्मद वसीम ने WBA फ्लाईवेट टाइटल के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। और खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जोर दिया है कि सिंध के कम तरक्की याफ्ता इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि देही इलाकों में खुशहाली आ सके। सिंध के लिए वफाकी हुकूमत के रिकॉर्ड 444 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम के जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सिंध तरक्याती प्लान का मकसद 14 अजला की मुआशी और समाजी तरक्की है। वज़ीर आज़म को बताया गया कि 444 अरब रुपए के तरक्याती प्लान में 48 PSDP, 50 नॉन PSDP और 7 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे शामिल हैं। रवा माली साल तरक्याती प्लान के तहत 26 मंसूबों की मंजूरी दी जा चुकी है। 8 वफाकी वजारतों और महकमों को 16 अरब 30 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत के सिंध के लिए तरक्याती प्रोग्राम में सड़कों, मोटरवेज, हाउसिंग, तामीरात और IT और टेलीकॉम, आबी वसाइल, सेहत, तालीम, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेलवेज, तवानाई और खेलों के मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मंसूबों की मुकर्रर मुद्दत में तकमील यकीनी बनाई जाए। शफाफियत और काम के मयार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे, बदीन, घोटकी, थर, मीरपुर खास, टंडू मोहम्मद खान और सानगढ़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर जल्द मुकम्मल की जाएगी। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान से साबिक़ सदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सज्जाद बरकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आज़म को समंदर पार पाकिस्तानियों को हक़ रायदही देने पर खराज तहसीन पेश किया। इसके अलावा समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात की फ्राहमी, रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए रकूम भेजने में आसानी पैदा करने और सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की पज़ीराई से आगाह किया। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि जाली ऑडियो वीडियो बनाना नून लीग का वतीरा बन चुका है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ का मकसद अदलिया को दबाव में लाना है। अदलिया को उनके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात आखिरी मराहिल में हों तो इन्हें सबोताज करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि राना शमीम मुस्लिम लीग नून के अहदेदार थे, इसलिए उनको गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज बनाया गया। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि फौज और अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई है। एक पूरी मुहिम हम देखते हैं कि जुडिशरी और फौज के खिलाफ चलाई गई, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि अदलिया को और फिर फौज को दबाव में लाया जाए। और उसके लिए सहाफ़ी भी इस्तेमाल हुए, उसके लिए कई जो एंकर्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया, प्राइवेट जो ट्वीट्स करते रहते हैं उनको इस्तेमाल किया गया। और वाहिद मकसद सिर्फ ये है कि जो फ़ौज को और जुडिशरी को एक प्रेशर में लाया जाए कि नवाज शरीफ के मुकदमे जो हैं उनसे किसी तरीके से जान छूटे। वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने कहा कि पाकिस्तान जल्द ही मुआशी मुश्किलात से निकल आएगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का असर पाकिस्तान पर होगा। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान में जल्द ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी आई है। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि जाली ऑडियो वीडियो बनाना नून लीग का वतीरा बन चुका है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ का मकसद अदलिया को दबाव में लाना है। अदलिया को उनके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान से साबिक़ सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सज्जाद बरकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आज़म को
اور ناظرین، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے آرمی میڈیکل کورس سینٹر ایبٹ کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے یادگار شہدا پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ ایک پروکار تقریب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کو کرنل کمانڈنٹ آرمی میڈیکل کور کے بیجز لگائے۔ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر آرمی میڈیکل کور کی کرنل کمانڈنٹ بننے والی پہلی خاتون آفیسر ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ امن اور جنگ کے ماحول میں صحت کی سہولتوں پر آرمی میڈیکل کور کا کردار قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی میڈیکل کور نے اندرون اور بیرون ملک اور قدرتی آفات کے دوران شاندار خدمات سر انجام دی ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹرز اور طبی عملے نے کورونا وبا کے دوران فرنٹ لائن پر کام کرتے ہوئے اپنے پیشے سے بے لوث محبت کی عظیم مثالیں قائم کی اور پاکستان کے عوام کو بہترین طبی سہولت فراہم کی ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ میڈیکل سائنس میں ہونے والی پیش رفت سے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو آگاہ رکھنا ضروری ہے تاکہ جدید فوجی اور عالمی صحت کے بہترین اصولوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹی امپروومنٹ انویسٹمنٹ پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب رورل سسٹینیبل میونسپل سروس کے لیے علیحدہ ادارہ بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ ادارہ گاؤں میں سیوریج اور صفائی کے لیے خدمات سر انجام دے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر پنجاب کے 50 دیہات کو ماڈل ولیج بنانے کے پروگرام پر کام شروع کیا گیا ہے۔ دیہات میں فراہمی اور نکاسی آب کے منصوبوں کے ساتھ ساتھ فلاح عامہ کے دیگر پروجیکٹس بھی مکمل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ساہیوال اور سیالکوٹ میں نکاسی آب کے لیے نئی پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے۔ ساہیوال اور سیالکوٹ میں پارکس کی بحالی کے لیے پروجیکٹس مکمل ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین، گلگت بلتستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سابق چیف جج رانا شمیم کے بیان حلفی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق چیف جج نے پاکستان اور گلگت بلتستان کے عدلیہ کی ساکھ کو داغدار کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں گلگت سے ہمارے نمائندے شیر عباس سے۔ جی عباس، ہمیں آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن گلگت بلتستان کے صدر زکریا احمد ایڈوکیٹ کی زیر صدارت اجلاس میں سابق چیف جج سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان رانا شمیم کی جانب سے بیان حلفی کو ریاست پاکستان اور گلگت بلتستان کے عدلیہ کو داغدار کرنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان سے الزامات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر بتایا گیا ہے کہ سابق جج نے اپنے دور میں گلگت بلتستان میں متنازع اور غیر مقبول فیصلے کیے۔ اجلاس میں صدر ہائی کورٹ بار نے کہا کہ رانا شمیم نے گلگت بلتستان میں بار اور بینچ کے درمیان تناؤ پیدا کرنے کی کوشش بھی کی، جس کے خلاف گلگت بلتستان کے وکلاء نے اس وقت سپریم اپیلیٹ کورٹ GB کے احاطے میں دھرنا بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق چیف جج سپریم اپیلیٹ کورٹ رانا شمیم نے بعد از سبکدوشی برطانیہ میں جا کر سابق چیف جج آف پاکستان کے خلاف بیان حلفی جمع کرایا، جس سے عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ جی بہت شکریہ شیر عباس، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ناظرین، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور ایک روزہ دورے پر اسکاٹ لینڈ پہنچ گئے ہیں۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے جمہوریت مزید مضبوط ہوگی۔ پاکستان کی معاشی ترقی اور استحکام میں اوورسیز پاکستانیوں کا مثالی کردار ہے۔ حکومت ملک کو آگے اور سیاسی مخالفین ملک کو پیچھے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر گورنر چودھری محمد سرور نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے کی خوشی میں کیک بھی کاٹا۔ بات کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر کی، جہاں بھارتی فوجیوں کی طرف سے پورے علاقے میں جعلی مقابلوں میں شہریوں کے قتل کے واقعات کے خلاف دوسرے روز بھی مکمل ہڑتال کی گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کی کال نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے دی تھی۔ دکانیں اور کاروباری ادارے بند رہے، جبکہ سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت کم رہی۔ قابض حکام نے لوگوں کو بھارت مخالف مظاہروں سے روکنے کے لیے سری نگر اور وادی کشمیر کے دیگر اضلاع میں سخت پابندیوں اور بڑی تعداد میں بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ مودی کی حکومت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے فوجی حربے کشمیریوں کو بھارتی غلامی کی بیڑیاں توڑنے تک ان کی جدوجہد آزادی کو جاری رکھنے سے نہیں روک سکتے۔ یاد رہے کہ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی ہے کہ مودی حکومت جلد کل جماعتی حریت کانفرنس کے ساتھ ساتھ میر وائز عمر فاروق کی زیر قیادت حریت فورم پر حق خود ارادیت کے لیے ان کی سیاسی اور سفارتی جدوجہد کی پاداش
برداشت میں کالے قانون UAPA کے تحت پابندی عائد کر سکتی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع پونچھ کے علاقے بھمبر گلی میں ایک پرتشدد فوجی آپریشن کے دوران ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ حریت رہنما مرودہ حبیب، جاوید احمد میر، جموں کشمیر اسٹوڈنٹس یوتھ فورم، جموں کشمیر ینگ مینز لیگ اور تحریک وحدت اسلامی نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کے حق پر مبنی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے جبر و استبداد کی تمام حدیں پار کر لی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ہائی کورٹ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے شہید رہنما اور تحریک حریت کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی کے 2 بیٹوں اور ان کے ایک رشتہ دار کی ضمانت مسترد کیے جانے کی خصوصی عدالت کے حکم کے خلاف دائر اپیل خارج کر دی ہے۔ اور ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں گے صحت کے عالمی ادارے نے کرونا کی نئی ذیلی شکل پر تشویش ظاہر کی ہے جسے اومیکرون کا نام دیا گیا ہے۔ کرونا کی نئی قسم آنے سے عالمی منڈیاں بیٹھ گئی ہیں، جبکہ عالمی مارکیٹس میں مندی کے رجحانات کے باعث امریکی خام تیل کی قیمت 10% گر گئی ہے۔ خام تیل کی قیمت میں کمی سے پاکستان کے درآمدی بل میں کمی ہوگی، جبکہ خام تیل کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی میں بھی کمی آئے گی۔ درآمدی بل کم ہونے سے جاری کھاتوں کا خسارہ کم ہوگا۔ یورپی اسٹاک مارکیٹ 3% گراوٹ کا شکار ہو گئی اور بلیک فرائیڈے ہونے کے باوجود امریکی مارکیٹس خریداروں سے خالی رہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئی قسم انتہائی خطرناک اور تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ محققین نے خدشات ظاہر کیے ہیں کہ نیا ویرینٹ قوت مدافعت پر حملہ آور ہو سکتا ہے، جبکہ یہ ویکسین کے مقابلے میں بھی زبردست مزاحمت کر سکتا ہے۔ یورپ اور ایشیا سمیت متعدد ملکوں نے افریقی ممالک خصوصاً جنوبی افریقہ پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس کی وجہ سے کئی ایئر لائنز کے حصص گر گئے ہیں۔ کچھ بات کریں گے افغانستان کی، تو آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور افغان حکومتی وفود کے درمیان بات چیت کا آغاز آج سے ہوگا۔ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں افغان وفد کی قیادت عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اور امریکی وفد کی قیادت نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ کریں گے۔ نائب ترجمان افغان حکومت بلال کریمی نے ایجنڈے سے متعلق میڈیا کو بتایا ہے کہ مذاکرات میں افغانستان کے منجمد اثاثوں کی بحالی پر گفتگو کی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ افغان وفد امریکی حکام سے اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں افغانستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ بلال کریمی نے کہا کہ امریکہ اور افغانستان کو درپیش چیلنجز کا مل کر حل نکالنا ہوگا، جبکہ موجودہ خدشات کو بھی دور کرنا ہوگا۔ اس سے قبل ترجمان افغان وزارت خارجہ عبدالقہار بلخی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کے ساتھ جانے والے وفد میں سیکیورٹی، وزارت تعلیم، صحت، خزانہ اور افغانستان بینک کے حکام شامل ہیں۔ We, instead of steely determination, we have maybe haphazard energy, but very passionate energy. We can work hard, but we prefer shortcuts and slightly slippery and contorted roads rather than the straight path. But when you combine these two things, you combine, if none of these are weaknesses, I think different strengths work in different circumstances. These give great results. One of the programs that you work with us on, one of the programs that you work with us on, the Sehat card, which started as a small pilot in 4 districts. And when we owned it with our passion, we've extended it, as you said, to not just 40 million people in Pakhtunkhwa, but that has become the blueprint for all of Pakistan. And I think we may be one of the only developing world countries that is going on the path of universal health insurance for 220 million people. And I think that is a product of the friendship and the cohesiveness of thought and action that our two societies have. The first thing we were highlighting was, as I said, German-Pakistani friendship. And by the way, I think we need to get the German football team also in one room with our cricket team. We also have a fantastic cricket team, but in addition to our passion, if we have a little bit of the discipline of your football team, then I'm sure we will also win many more World Cups. The second thing I want to talk about
is this brilliant exhibition on the merged districts. This is, I think, an immensely valuable contribution because, as my colleague Fazl Lai Saab said, these people have suffered, and we want to show the world what they have gone through. And if you look at, despite what they have gone through, the happiness on some of the faces, why the world owes a debt to these people and why we should be doing a lot more for them. And the Pakhtunkhwa government will indeed do a lot for them. We have more than doubled the development budget. We have more than trebled the spending on our brothers and sisters in the merged district since the merger with Khyber Pakhtunkhwa. And we want to continuously improve the quality of services, and we cannot do that without international support. And at a time of uncertainty in Afghanistan, I'm sure some of you attended our conference on the merged districts in Islamabad. It is even more important that the international community help us transform this region that is vital to Pakistan and vital to the world. You will not find this province lacking in commitment. And the last thing, of course, we stand in this historic museum, which I think started its life, if I'm not wrong, as a colonial era ballroom. It gives me a lot of pride to see this place. And I think our challenge, and you've certainly played your part, is when I think of museums in countries abroad where I've lived, they're full of people the whole time. They're full of cultural events. They are centers of learning and recreation. And this is a museum we can be proud of. It's gained international recognition in no small part to Dr. Samad's efforts. But let this exhibition actually be the beginning of this opening the doors. सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा पेशावर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने सेहत कार्ड का मंसूबा शुरू किया। पख्तूनख्वा हुकूमत तरक्याती बजट को डबल कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम की मुश्किलात के लिए, उनके हल के लिए तमाम तर इक़दाम कर रही है और तमाम तर सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। खबरनामे में मज़ीद खबरें शामिल करते हुए नाज़रीन आपको बताएंगे, रूस, चीन और भारत ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया है। तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के वर्चुअल सैफरीकी इजलास में अफगान बहरान का जायज़ा लिया गया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव, भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और चीन के वज़ीर ख़ारजा वेंग यी ने इजलास में शिरकत की, जिसके बाद एक मुश्तरका एलामिया में अफगानिस्तान के इंसानी बहरान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए अफगानिस्तान को फौरी इंसानी मदद की फराहमी पर जोर दिया गया। अफगानिस्तान में ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों को अब ज़्यादा तादाद में काबुल के अस्पतालों में लाया जा रहा है। काबुल के चिल्ड्रन अस्पताल में इस वक्त ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार तकरीबन 20 बच्चे ज़ेर इलाज हैं, जिनकी उम्र 5 साल से कम है। ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र अस्पताल में ऐसे बच्चों के लिए अलहदा शुबा कायम कर दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों को दूर दराज इलाकों से अस्पताल लाया गया है और मौसम सरमा में बर्फबारी की सूरत में बच्चों को यहाँ लाना मुश्किल हो जाएगा। अफगानिस्तान इस वक्त इंसानी बहरान में मुआशी बदहाली का शिकार है। काबुल में सैकड़ों लड़कियों ने एक तुर्क फाउंडेशन के स्कूलों में दाखिले के लिए इम्तिहान में शिरकत की है। इस इम्तिहान में 3500 तलबा ने शिरकत की, जिनमें 40 लड़कियां भी शामिल थीं। काबुल में तुर्क सिफारत खाने के एजुकेशन काउंसलर चिंगेज़ इज़मीर ने दाखिले के इस इम्तिहान के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चाहते हैं तमाम लड़कियों को तालीम दी जाए और यही ख्वाहिश अफगान शहरियों की भी है। नाज़रीन, सदर ममलकत की अहलिया बेगम समीना अलवी ने इस्लामाबाद में फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन के सालाना चैरिटी बाजार का इफ्तिताह किया। फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन की पैटर्न इन चीफ मिसेस महरीन कुरैशी ने बेगम समीना अलवी का खैर मकदम किया। चैरिटी बाजार की तकरीब से खिताब करते हुए बेगम समीना अलवी ने कहा कि हुकूमत ख़वातीन को बाख्तियार बनाकर मुल्क की तरक्की के धारे में शामिल करने के लिए कोशां है।
انہوں نے کہا کہ کورونا کی صورتحال میں بھی پفوا نے اپنی سوشل ویلفیئر کے لیے کوششیں جاری رکھی اور بریسٹ کینسر سے بچاؤ کے لیے آگاہی بھی پھیلائی۔ بیگم سمینہ الوی نے کہا کہ ہم سب نے بریسٹ کینسر سے بچاؤ کے لیے مل کر آگاہی پھیلانی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ خواتین کو آگے لے جانے کے لیے انہیں بااختیار بنانے کے لیے کام کیا جائے۔ پاکستان فارن آفس ویمن ایسوسی ایشن کی جانب سے دفتر خارجہ میں ثقافت سے بھرپور چیریٹی بازار کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ چیریٹی بازار میں 280 کے قریب سٹالز لگائے گئے ہیں۔ مختلف ممالک کے سفراء اور ان کے اہل خانہ بازار میں موجود ہیں۔ ہماری رپورٹر نمرہ سہیل اس وقت دفتر خارجہ میں سجائے گئے اس خوبصورت بازار میں موجود ہے، ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ جی نمرہ، کیا دیکھ رہی ہیں آپ وہاں؟ کیا سما ہے؟ دفتر خارجہ میں اس وقت آپ موجود ہیں، بتائیے گا کچھ اس حوالے سے۔ جی، پاکستان فارن آفس ویمن ایسوسی ایشن کی جانب سے دفتر خارجہ میں چیریٹی بازار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس بازار کا جو باضابطہ افتتاح تھا وہ صدر مملکت کی اہلیہ بیگم سمینہ الوی نے کیا ہے، اور اس وقت پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ چیریٹی بازار جو ہے جاری ہے، کیونکہ ہر طرف یہاں پہ جو ڈفرینٹ ایمبیسیز ہیں پاکستان میں، جو سفارت خانے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے سٹالز لگائے ہیں اور ڈفرینٹ ثقافتیں جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ثقافتوں کے ڈفرینٹ رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں، ڈفرینٹ تہذیبیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے جو ہیں وہ نمایاں ہو رہی ہیں۔ ہم کچھ سٹالز کی جانب چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ ڈفرینٹ ثقافتیں دیکھ کے بہت خوش ہیں۔ کچھ لیڈیز بھی مجھے نظر آ رہی ہیں جو یہاں پہ آئی ہیں، سٹالز دیکھ رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کو یہاں پہ آ کے ڈفرینٹ ثقافتیں ہیں، ڈفرینٹ سٹالز ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ کیا کہیں گی؟ یہ چیریٹی بازار کا انعقاد ایک اچھے مقصد کے لیے بھی ہے، آپ کیا کہیں گی؟ پفا کا یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے۔ اتنے لوگوں سے ملنے کو مل رہا ہے اور کھانے طرح طرح کے مختلف ملکوں کے، ان کا کلچر دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ابھی ہم یہ نیپالی سٹال کے مومو ٹرائی کیے ہیں، بڑے زبردست ہیں۔ سو آئی تھنک پفا کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے ٹو لوگوں میں پاکستان کی دوستی اور یہ اس چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ سو وی ویری ہیپی ٹو اٹینڈ دس۔ آپ نے دیکھا کہ خواتین جو ہیں وہ یہاں پہ انجوائے کر رہی ہیں، اور ثقافت جو ہے وہ ان کے بھی لباس سے، ملبوسات سے جو ہے وہ عیاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی ثقافت جو کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ بھی ہے۔ آپ کیا کہیں گی؟ آپ کو یہاں پہ آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آئی تھنک اٹس اے میلٹنگ پاٹ آف ڈفرنٹ کلچرز، ٹریڈیشنز، اینڈ اٹس truly representing the unity in diversity. So I'm really happy to be part of this event here today. تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ساتھ امبیسڈر آف نیپال، ان کی جو اہلیاں ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ شاید تھوڑا سا اردو میں بھی بات کر لیتی ہیں، ان سے اردو میں بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاؤ آر یو میم؟ آئی ایم گڈ۔ How are you feeling? You have a stall over here. The Embassy of Nepal has a stall over here. So how are you feeling about your stall and about different cultures? اس سال ہمارے پہلے دفعہ ہے یہ اسٹال۔ فرسٹ ٹائم آئی ایم ایکسپیرینسنگ ایوری تھنگ اینڈ آئی ایم سو ہیپی بیکاز آئی ایم ڈسکورنگ مینی کنٹریز فوڈ اینڈ ڈسپلے تھنگس، ایوری تھنگ، سب کچھ بہت اچھا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا یہاں کے۔ Ma'am, what would you like to say between the friendship between Pakistan and Nepal? ایک دم ہمارے ساتھ ایک دم دوست، بہت اچھا دوست سمبند ہے نیپال اور پاکستان کے بیچ میں۔ ہمیں پاکستان کے لوگوں سے بہت پیار ہے اور پاکستانی لوگوں بھی ہمیں بہت پیار دے رہے ہیں۔ شکریہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ اپنے جذبات کا بھی اظہار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنی محبتیں بھی بانٹ رہے ہیں۔ کچھ اور بھی خواتین ہیں۔ میم، آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ جو فارن آفس والا بازار ہے، اس میں آنے سے اس طرح محسوس ہو رہا ہے پھر سے لائف دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ جو 2 سال سے سب چیزیں بند تھیں، تو الحمدللہ آج تمام دنیا کے ادھر سٹال ہیں اور فوڈ اور ڈائیورسٹی آف کلچر اور ڈفرینٹ ہے، تو ہمارا جو پازیٹیو امیج ہے وہ جا رہا ہے۔ اتنا پیسفل اسلام آباد ہے اور پاکستان ہے، اور ڈپلومیٹس بہت خوش ہیں ادھر، اور انہیں ہماری مہمان نوازی ادھر نظر آ رہی ہے اور ہمیں ان کی مہمان نوازی نظر آ رہی ہے۔ جی بالکل، کووڈ کے بعد 2 سال بعد جو ہے یہ فارن آفس چیریٹی بازار جو ہے اس کا جو انعقاد کیا گیا ہے، کووڈ کی وجہ سے 2 سال تک اس کا انعقاد نہیں کیا جا سکتا۔ آج 2 سال بعد انعقاد کیا گیا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت زیادہ گہما گہمی ہے۔ پلس پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے وہ یہاں پہ جتنے بھی سفراء آئے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، چائنا ہے، یورپین یونین ہے، نیپال ہے، کینیا ہے، دوست ممالک کے یہاں پہ سٹالز لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا مثبت تشخص جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے جو ہے وہ نمایاں کیا جا رہا ہے، اجاگر کیا جا رہا ہے، اور یہی فارن آفس چیریٹی بازار کا مقصد بھی ہے۔ جی
बहुत शुक्रिया नम्रा सुहेल आपका। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कोरोना की। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में भी कोरोना से निपटने के लिए इकदाम भरपूर अंदाज में जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 44,598 टेस्ट किए गए, जिनमें से 411 मुस्बत रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 0.92 रही है। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मुतासिर 700 अफराद सेहतयाब हुए हैं। इस दौरान मोहलिक वायरस से मजीद 7 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं, जिसके बाद अब तक मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 28,704 हो चुकी है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के 13,593 मरीज मौजूद हैं। कोरोना के बाद डेंगू के हवाले से आपको अपडेट करें। लाहौर में डेंगू केसेस की शरह में खातिर खा कमी आ रही है। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए कुल 2,583 बिस्तर मुख्तस किए गए हैं। इस वक्त लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 1,218 बिस्तर खाली हैं। लाहौर के निजी अस्पतालों में 980 बिस्तर मुख्तस हैं, जिनमें से 682 खाली हैं। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक तमाम अस्पतालों में डेंगू मर्ज के इलाज के लिए डॉक्टर्स, अद्वियात और दीगर तिबी सहूलियात मुयस्सर हैं। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया है। टाउन हॉल के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 रिकॉर्ड किया गया। टाउनशिप सेक्टर 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 294, लम्स यूनिवर्सिटी 408 और नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर 365 रिकॉर्ड किया गया है। महकमे माहौलियात के मुताबिक फैसलाबाद में 141, रावलपिंडी में 133 और रहीम यार खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 131 रिकॉर्ड किया गया। ये तमाम आदादोशुमार 24 घंटे की बुनियाद पर तरतीब दिए गए हैं। सऊदी अरब की जानिब से कोरोना वबा की पाबंदियों के खात्मे के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने हुजाज मुक़द्दस के लिए बराह रास्त प्रवाज़ों के शेड्यूल जारी कर दिया है। PIA के तर्जमान अब्दुल्ला हफीज़ खान के मुताबिक कौमी एयरलाइन सऊदी अरब के लिए हफ्ते में 44 परवाज़ें चलाएगी। PIA की परवाज़ें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद और सियालकोट से सऊदी अरब के शहरों जद्दा, मदीना, दमाम, रियाद के लिए चलाई जाएंगी। तर्जमान ने कहा कि PIA मांग में इजाफा और मुसाफिरों की तादाद बढ़ने की सूरत में सऊदी अरब के लिए मज़ीद परवाज़ें भी चलाएगा। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने 1 दिसंबर से पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, वियतनाम, मिस्र और भारत से आने वाले मुसाफिरों को बराह रास्त दाखिले की इजाज़त दे दी है। पाबंदी के खात्मे के बाद इन ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर किसी दूसरे मुल्क में 2 हफ्ते गुजारने की शर्त ख़त्म हो जाएगी। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा और बाबाए सहाफ़त का लक़ब पाने वाले मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की 65वीं बरसी आज इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का शुमार मारूफ मुसन्निफ़, शायर और सहाफ़ियों में होता है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने लाहौर से मारूफ उर्दू अखबार ज़मींदार जारी किया, जिसने मुसलमानों की बेदारी और उनके सियासी शऊर की तरबियत में कलीदी किरदार अदा किया। सहाफ़त की शानदार काबिलियत के साथ मौलाना ज़फ़र अली ख़ान शायरी के बेमिसाल तोहफे से भी मालामाल थे। उनकी नज़्में मजहबी और सियासी नुक्ता नज़र से बेहतरीन काबिश हैं। वो इस्लाम के सच्चे शदाई, मुहब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नात गोई के लिए मशहूर थे। उनकी शायराना काबिशें बहारिस्तान, निगारिस्तान और चमनिस्तान की शक्ल में छप चुकी हैं, जिनकी मशहूर कुतुब में मौरक़ए मज़हब व साइंस, ग़लबे रोम, सीरत ज़ुल्म जंग, रूस और जापान भी शामिल हैं। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के वलवला अंगेज़ रहनुमा, इनकलाबी शायर और बाबाए सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की 65वीं बरसी आज इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। बाबाए सहाफ़त 27 नवंबर 1956 को वज़ीराबाद के नवाही गाँव कुरमाबाद में वफ़ात पा गए थे। बाबाए सहाफ़त की बरसी के हवाले से वज़ीराबाद से देखते हैं हमारे नुमाइंदा सैयद ज़मीर काज़मी की ये रिपोर्ट। बाबाए सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली ख़ान बेबाक शायर, शोला ब्या मुकर्रर, तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के अजीम रहनुमा और बेबाक सहाफ़ी थे और उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों में आज़ादी की रूह फूंकने में कलीदी किरदार अदा किया। सिर्फ बाबाए सहाफ़त थे बल्कि वो आशिक़े रसूल भी थे और उनकी अशार जो हैं वो इस बात का बेयन सबूत है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान वज़ीराबाद और सियालकोट के सरहदी गांव कोट मार्च में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तलीम मिशन हाई स्कूल वज़ीराबाद से मुकम्मल की और आला तलीम के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के लिए ज़मींदार अखबार ने कारहाय नुमाया सर अंजाम दी। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के हवाले से मैं यही कहूँगा, वो खुद में एक अदारा थे, एक अंजमन थे और उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में जो है मुसलमानों का लहू गरमाया। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने उस वक्त सहाफ़त में आकर और सहाफ़त के ज़रिए, तकरीरों के ज़रिए, तहरीरों के ज़रिए इस तहरीक को गरमाया और मुसलमानों को डालस दी कि हम लेके रहेंगे पाकिस्तान,
बन के रहेगा पाकिस्तान। बाबा सहाफत मौलाना ज़फ़र अली खान 27 नवंबर 1956 को इस जहाने फानी से कूच कर गए। प्रेस क्लब वज़ीराबाद हर साल उनकी इल्मी, अदबी और मिली खिदमात पर उनको खिराज अकीदत पेश करता है, जिसमें इलाका भर की सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शिरकत करती है। बाबा सहाफत मौलाना ज़फ़र अली खान की तहरीक पाकिस्तान के लिए खिदमात तारीख का रोशन बाब हैं। सैयद ज़मीर काज़मी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, वज़ीराबाद। और नाज़रीन, पाक बहरिया के जहाज़ पीनस तोफिल ने फिलिपाइन का दौरा किया। मनीला बंदरगाह आमद पर पाकिस्तानी सफारती हुक्काम और मेज़बान बहरिया ने जहाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फिलिपीन बहरिया के फ्लैग ऑफिसर इन कमांड और दीगर अस्करी हुकाम ने जहाज़ का दौरा किया। मेज़बान हुकाम से मुलाकातों में मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी और बहरी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज़ के दौरा फिलिपीन से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। नाज़रीन, जाड़े का आगाज़ और रंगों की बहार, ऐसा हसीन इम्तजाज कम ही होता है। ये रंगों से महकता समा है रावलपिंडी की बारानी यूनिवर्सिटी का। नुमाइश में गुलाब और गुल दायदे के फूल तो जैसे आने वालों को खुशामदीद कह रहे थे। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए। जा बजा बिखरे निखरे फूल और रंगों की कहकशां, 400 खुश रंग फूलों की महक ने बारानी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी को बागीचा में तब्दील कर दिया। तुलबा ने ये फूल उगाए कहीं और थे, लेकिन नुमाइश के लिए यहाँ लाए थे। इतनी मोहब्बत है कि एज अ प्रोफेशन फूलों को चूज कर लिया ना। आई हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ और फ्लोरिस्ट बनूंगी इंशाल्लाह। हर किस्म के रोजेस में बहुत सारी टाइप्स हैं इनमें, और बाकी काफ़ी अच्छे हैं और बहुत एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। फूल एक तो मतलब आपके मूड अच्छा करने के लिए और उसके लिए एक अलामत समझा जाता है कि आप उसे देखोगे तो आप फ्रेश हो जाओगे, आपका माइंड सेट फ्रेश हो जाएगा। जब बंदा फूल देखता है तो वो खुद खुश होता है। फूलों की तरह उसमें भी महक आ जाती है, उनमें भी चमक आ जाती है, तो फूलों का इंसान पे बहुत ज्यादा असरात होते हैं। नुमाइश का एहतमाम करने वाले तुलबा की सताइश के लिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रोफेसर भी पहुँचे थे। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को जॉब की बजाय ये समझ आए कि हम प्राइवेट जो नर्सरीज हैं वहाँ भी जा सकते हैं। इसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है। बच्चों ने अपने डिफरेंट थीम्स बनाए हैं और डिफरेंट फैमिलीज का विजिट के लिए हमने ये इसको ओपन किया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, रंगों की बहार और खुशबू की महक से महकते तुलबा इस नुमाइश पर बहुत खुश नजर आए। खिज़ां के मौसम में फूलों की बहार है। रावलपिंडी की पीर मेहर अलीशा ज़रई बारानी यूनिवर्सिटी में हर सू छाई महक, तो शहरियों के चेहरे भी खिलखिला उठे। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, रावलपिंडी। और नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे कि हुकूमत एक सदी से कायम बहावल नगर रेलवे जंक्शन 15 साल से मुअत्तल रहने के बाद एक बार फिर बहाल कर रही है, जिससे 32 लाख की आबादी को ट्रेन के सस्ते सफ़र की सहूलत मुयस्सर आएगी। बहावल नगर से शेर अली चीना की रिपोर्ट देखते हैं। बहावल नगर रेलवे जंक्शन का शुमार कयाम पाकिस्तान से कबल बरसगीर के चंद बड़े और मशहूर जंक्शनों में होता था। कराची से दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ियां इस गुजरगाह से आती जाती थीं, मगर 15 साल कबल साबिका हुकूमतों की अदम दिलचस्पी से अमरू का बहावल नगर और समासट्टा बहावलपुर के दरमियान चलने वाली अकलौती ट्रेन को मुअत्तल कर दिया गया। ये जो बहावल नगर से समासट्टा तक रेलवे की बहाली का है, इस पे हम इमरान खान साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। मौजूदा हुकूमत ने अमरू का बहावल नगर तक समासट्टा रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए 7 अरब रुपए से जायद फंड जारी कर दिए हैं, जो 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा। पहले हम लोग बसों में धक्के खा के अपने ऑफिस तक जाते थे, और अब ट्रेन जब चल जाएगी तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मौजूदा हुकूमत का जो है रेलवे जंक्शन की बहाली का फैसला बहुत बड़ा इक़दाम है ज़िला बहावल नगर के ताजरों के लिए, क्योंकि हमारी तिजारत ज़्यादातर कराची के साथ और हमें सस्ते सफ़र की सहूलत मुयस्सर नहीं थी। अमरू का तसमासिटा रेलवे ट्रैक की बहाली से इलाका की तरक्की में मदद मिलेगी और पसमानदगी भी दूर होगी। शहरियों का कहना है कि ये रेलवे ट्रैक बहाल होने से न सिर्फ सस्ते सफ़र की सहूलत मुयस्सर आएगी, बल्कि रेलवे की आमदनी में भी इजाफा होगा। शेर अली छीना, PTV न्यूज़, बहावल नगर। नाज़रीन, मुल्तान में पहले से कायम पनागाहों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के साथ साथ एक और बड़ी पनागाह का तामीराती मंसूबा तामीर किया जा रहा है। मुसाफरों और मुस्तहिक अफराद को यहाँ दी जाने वाली सहूलियात के बारे में फरहान मिर्ज़ा की रिपोर्ट देखते हैं।
2019 में मुस्तहिक अफराद को सख्त मौसमी हालात से बचाने के लिए फलाई मंसूबे पनागाह का आगाज टेंटों से शुरू हुआ, जो अब स्टेट ऑफ द आर्ट पनागाह की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ठठरते सर्द मौसम में मजदूरों, यतीमों, मुसाफरों और बेसहारा 100 से जायद मर्द और खवातीन की रिहाइश के इंतजामात किए गए हैं। बेहतरीन खुराक के साथ वो तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं जो इन्हें अपने घरों में मुयस्सर हो सकती हैं। कोई भी शख्स जिसको किसी गर्ज की वजह से यहाँ पे रहना पड़ता है, उसको 3-4 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी है। पहले आज तक किसी ने कहा कि भाई किसी गरीबों वास्ते कोई पनाह गाह या कोई चीज़ बनाओ। इंतज़ाम बहुत अच्छा है, सफाई है, सिक्योरिटी है, मसला नहीं है किसी किस्म का बंदे को। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर निश्चित अस्पताल में भी पनागाह के मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया गया है। माशरे के पिसे हुए तबके के लिए लंगर खानों और पनागाहों के क़याम का मकसद दरअसल रियासत मदीना की तर्ज के माशरे की तश्कील है। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। बासलाहियत पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहे हैं। ऐसी ही कहानी है रावलपिंडी के रिहायशी अहमद जफर की, जिनकी सलाहियतों का एतराफ़ बैनुल अक़वामी जरीदे फोर्ब्स ने किया है। उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। मेरा नाम अहमद जफर है और मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसे फोर्ब्स ने सिलेक्ट किया है अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉमिसिंग टीन्स। कोरोना के दिनों में मैंने एक रिसर्च की थी पाकिस्तान में ऑन थैलेसीमिया कि पाकिस्तान में थैलेसीमिया के पेशेंट्स को इतनी बड़ी ब्लड की शॉर्टेज क्यों है, और उसके एक सलूशन के लिए मैंने एक ऐप डिज़ाइन की थी जो पाकिस्तान में वो उन थैलेसीमिया पेशेंट्स को कनेक्ट करेगी विद ऑल ऑफ द नियर बाई ऑर्गेनाइजेशंस। उनको उससे पता लग जाएगा कि ब्लड कहाँ कहाँ अवेलेबल है। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है बाय द फॉर्मर CEO ऑफ गूगल, उसको मैंने आइडिया प्रेजेंट किया और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया अमंग द टॉप 100। और अब वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे सपोर्ट करेगी, आगे मेरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन स्पॉन्सर करेगी और लाइफ में मुझे कैरियर मेंटरशिप सर्विसेज देगी। फ्यूचर में आई वांट टू बी अ डॉक्टर और मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह के और आइडियाज़ लाऊँ पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में और इस तरह की हेल्थ केयर सोल्यूशंस लाऊँ जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। नाज़रीन, हरासमेंट एक मौशरती कबाहत और अदालती जुर्म है। बलूचिस्तान में मुहतसिब बराए इंसदाद हरासगी का इदारा 2019 में कायम किया गया, जिसका मकसद काम करने वाली जगह पर इंसदाद हरासगी कवानीन का सख्ती के साथ इत्तलाक था। बलूचिस्तान में हरासगी के कितने केसेस इदारे को रिपोर्ट हुए, इदारा किस तरह से काम कर रहा है, तज़िया किया है हमारे नुमाइंदे वकार अहमद ने कोयटा से। आइए जानते हैं। इदारा खातून मुहतसिब बलूचिस्तान कायम किया गया 2019 में, और सबसे ज़्यादा शिकायत जो हैं वो रिपोर्ट हुई डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और एजुकेशन से। साल 2019 से 2021 तक मुहतसिब हैरेसमेंट बलूचिस्तान के दफ्तर तक 50 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 90% दरख्वास्तों पर फैसले हुए, सजाएं हुई, लेकिन वाकयात रिपोर्ट होने वाली शिकायत से कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस हेल्थ और एजुकेशन से आए। 7 के करीब ऐसे हैं जिनको रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस किया और उनको हैवी फाइन किया। जुर्म अगर साबित हो जाए तो पाकिस्तान पिनल कोड 509 के तहत 3 से 5 साल तक कैद और 1 लाख से 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकती है। हैरेसमेंट का शिकार मर्द हो या खातून, खामोश रहना मसले का हल नहीं। आगे बढ़ें और आवाज उठाएं। वकार अहमद, TV न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान टेलीविजन की 57वीं सालगिरह के मौके पर सऊदी अरब के साहिली शहर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शरीक पाकिस्तानियों ने कहा कि PTV ने अपने 57 साल के सफ़र में एक तवील अरसे तक पाकिस्तानी नाजरीन को मयारी तफरीह फराहम की और पूरी दुनिया में अपने पेश करदा ड्रामों की वजह से शोहरत पाई और पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर किया। उन्होंने कहा कि बैरून ममालिक में पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों को खुसूसी तौर पर पसंद किया जाता है। PTV ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल को हमेशा न सिर्फ उजागर किया बल्कि उनको हल करने में भी मददगार साबित हुआ है। हमारे लिए एजाज़ की बात है एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी कि यहाँ पर हमारे PTV की 57th एनिवर्सरी जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। PTV हमारा वो चैनल है जो हमारे मुल्क की पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में फैला रहा है, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर सारा कंटेंट और बहुत ज़बरदस्त, हमेशा हर दफ़ा हम लोगों को हर चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिली है PTV पर। यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, सब केक काटा है हमने और 57 एनिवर्सरी के ऊपर जो है सब लोगों ने जो है यहाँ पे जश्न मनाया है। PTV ने जिस तरह से भी तरक्की की है वाकई काबिल सताइश है। हमारे पूरे मोहल्ले में सिर्फ हमारे घर में TV हुआ करता था और पूरा मोहल्ला
हर इतवार के दिन जमा होता था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म आया करती थी पाकिस्तानी। बचपन से हम ये चैनल देखते आ रहे हैं, ये हमारा कौमी चैनल है और हमें बड़ी खुशी है कि आज हम यहाँ रहकर भी उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तकरीब के ख्ताम में पीटीवी से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। उधर शुमाली कैरोलिना के एक शॉपिंग मॉल में 3 अफराद को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया, जिनकी हालत के बारे में कोई मालूमात जारी नहीं की गई हैं। फायरिंग का वाकया ड्रम में ब्लैक फ्राइडे पर पेश आया। मकामी मीडिया के मुताबिक मॉल को खाली करा लिया गया है, जबकि पुलिस की भारी तादाद और एम्बुलेंसेज मॉल के बाहर मौजूद हैं। ABC न्यूज़ के मुताबिक पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। मैक्सिको सिटी के करीब बस एक मकान से टकरा गई, जिससे 19 अफराद हलाक जबकि 20 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक एक मजहबी मुकाम की जानिब जा रही थी। मकामी मीडिया के मुताबिक गाड़ी की ब्रेकें फेल हो जाने के बायस ये जानलेवा हादसा पेश आया है। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक है। उधर कंबोडिया में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे ने मादूम होने के खतरे के शिकार 51 कछुओं को दरिया में छोड़ दिया है। उनकी उम्र 6 से 15 साल है। 20 साल पहले ये ख्याल जाहिर किया गया था कि इस किस्म के बड़े दरियाई कछुए अब दुनिया में बाकी नहीं रहे। ये कछुए 10 साल के दौरान पैदाइश के फौरन बाद तहफ़्फ़ुज़ के एक मरकज़ में लाए गए और उनकी निगहदाश्त की गई। दरिया में छोड़ने से कबल उन पर ट्रांसमीटर नस्ब किया गया है, ताकि मुस्तक़बिल में उन पर नज़र रखी जा सके। आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम बदस्तूर खुश्क और सर्द रहेगा, तहम पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम बदस्तूर खुश्क और सर्द रहेगा, तहम पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। इस दौरान शुमाली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे का मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा।